हेलो एस्पिरेंट्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो है वो न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, कहाँ पर इसमें चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है इससे रिलेटेड। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऑल ओवर इसको हम एक मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वी विल सी देम। आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई इन न्यूज़ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रूशियल प्रोविजंस थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के, इसको अपहेल्ड किया क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स पर बेसिकली चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने एड्रेस किया कि जो कंसर्न्स है बेसिकली फंडामेंटल राइट पर वो एड्रेस करता है, राइट टू इक्वालिटी, इंसॉल्वेंसी प्रोड्यूसिंग, सब पे उन्होंने किया। एंड कंसर्न्स क्या है जो पिटिशनर ने कहा है, बेसिकली जो पिटिशनर है वो ये कहता है, मेन इशू बेसिकली ये था कि कभी भी लोन देने से पहले अगर कोई कंपनी होती है और कोई इंडिविजुअल होता है तो उसके बीच में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पर्सनल गारंटर की तरह आता है, जो कि एक पर्सनल गारंटी देगा कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो यू कैन जस्ट कम टू मी। सो दिस इज द केस। नाउ मेन इशू यही था कि जो पर्सनल गारंटर था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना केस दे पाए, या जब भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ था या वो कुछ कह पाए उसमें, या फिर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं इनके अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो पर्सनल गारंटर था उससे नहीं बात की गई थी। तो पर्सनल गारंटर वो इंडिविजुअल होता है जो पर्सनल गारंटी देता है लोन या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, जो कोई दूसरी पार्टी लेता है। संबंध कोई नहीं दे पाएगा तो लेंडर जो है एक पर्सनल गारंटी की जरूरत पड़ता है, एक सिक्योरिटी के फॉर्म पे इनको रखा जाता है। अभी जो पिटिशनर इसने आर्ग्यू किया कि ये जो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के पार्ट्स को बेसिकली चैलेंज, इन्होंने ना एक फेयर, एक नेचुरल जस्टिस नहीं रखा प्रिंसिपल का। फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुआ है जैसे राइट टू लिवलीहुड, ट्रेड, इक्वालिटी, जैसे आर्टिकल 21, 19 एंड 14। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस इसमें कुछ रही थी। कोर्ट ने कहा कि जो की प्रोविजंस हैं आईबीसी के वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोड्यूसिंग अलाउ करना अगेंस्ट पर्सनल कैरेक्टर्स। कोर्ट ने रूल किया कि आईबीसी एक रेट्रोएक्टिव एक्ट नहीं है और देयरफॉर जो उसके सेक्शन 95 से 100 हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता, स्पेशली क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटर्स को एक चांस नहीं दिया क्रेडिटर्स के सामने या इंसॉल्वेंसी पिटिशंस के लिए, क्योंकि ऐसा उसमें नहीं है। सो इन्होंने ये रूल किया कि जो चीजें थी ये क्लेम्स के अगेंस्ट थी कि लैक ऑफ फेयरनेस है, वॉलेटेड जस्टिस नहीं है, नेचुरल सिस्टम नहीं है, स्टेटिंग कि फेयरनेस जो है इसको केस बाय केस एक्सेस करना चाहिए। सो लिक्विडेशन में कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं। पहला जो होता है, जो इंसॉल्वेंसी का कॉस्ट होता है वो रिकवर किया जाता है। इसमें रिन्यूमरेशन अगर गया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को पहला जाता है। दूसरा शेयर जो सिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं उनको जाता है। तीसरा शेयर वर्कर्स को चला जाएगा, एम्प्लॉयज को चला जाएगा। चौथा शेयर जो अनसिक्योर्ड थे। तो ये एक लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है जो ये होता है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है, गवर्नमेंट ने ये 2016 में बेसिकली इसको लेकर आई थी गवर्नमेंट, और इसमें जितने भी लॉस थे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड जितने भी लॉस थे, उन सबको एक साथ कंसोलिडेट किया था इस लॉ ने। तो ये प्रॉब्लम थी जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत सालों से खींच रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो अभी बहुत कम हुआ है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाने के बाद। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जहां इंडिविजुअल या कंपनी जो होती है उसका दिवालिया हो जाता है और वो आउटस्टैंडिंग डेप्ट नहीं दे पाती है। तो बैंकरप्सी दूसरे केस पर बेसिकली ये होता है कि जहां एक कोर्ट, एक कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो डिक्लेयर कर देता है एक पर्सन को या कंपनी को या एंटिटी को कि इंसॉल्वेंट है, अब ये दे नहीं सकते, और एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर देता है क्रेडिटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता हुआ। एक लीगल डिक्लेरेशन है एक की लायबिलिटी में कि उसको जो डेब्ट्स हैं वो देनी पड़ेंगे। तो दिस इज बैंकरप्सी, और इंसॉल्वेंसी इज द अदर थिंग जिसमें इंडिविजुअल कंपनीज जो है वो डेब्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। द थिंग इज कि आईबीसी सारे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को कवर करता है, पार्टनरशिप फर्म्स को क्लब करता है। अब इसमें दो अथॉरिटीज हैं, एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कंपनीज के लिए है, और एक है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए या जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं उनके लिए है। सो ये चीज आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक चीज है, कुछ चैलेंजेस है, लिमिटेशंस है, जैसे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास भी उतने नहीं है, एंड जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसके पास भी नहीं है। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशंस होते हैं, तो अनसर्टेनिटी हो जाती है इंसॉल्वेंसी में। कोविड का इंपैक्ट आया, कोविड-19 का इंपैक्ट आया, लो रिकवरी रेट है, हेयर कट कई बार लेना पड़ जाता है कि अगर सपोज दैट इतना हमें टैक्स किसी को कलेक्ट करना है तो उसको बोल दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी के बाद कि आप इतना हेयर कट ले लो एंड जो नेक्स्ट है केवल इतना ही लीजिए। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। इसके अलावा अवेयरनेस की कमी है। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन फ्रॉम हियर।
And this is the mains practice question. You can pause the video and read it from here too. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.